इमेजिन कीजिए, आप सड़क किनारे खड़े हैं। एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस आपकी तरफ आ रही है। आपने गौर किया है कि जैसे जैसे वो पास आती है, सायरन की आवाज एकदम तीखी और चुभने वाली हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो आपको क्रॉस करके आगे निकलती है, आवाज अचानक से भारी और धीमी हो जाती है। ये एक ऐसा अनुभव है जो हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे असल में कौन सा विज्ञान काम कर रहा है? तो आज के इस शानदार सेशन में हम बिल्कुल गहराई से इसी रहस्य को डिकोड करने वाले हैं, जिसे भौतिकी में डॉपलर प्रभाव या डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। ये सेशन खास तौर पर क्लास 11, 12, बीपीएससी, पीजीटी फिजिक्स और तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, क्योंकि एग्जाम्स में इस टॉपिक से सवाल आना लगभग तय होता है। आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप एकदम क्लियर है। पहले हम डॉपलर प्रभाव का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसके सबसे क्रूशियल फॉर्मूला और अलग-अलग केसेस समझेंगे। उसके बाद साउंड और लाइट के बीच का फर्क, इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस और आखिर में आपके लिए एक बेहतरीन रैपिड रिवीजन, क्वेश्चन आंसर राउंड और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। तो आइए बिना किसी देरी के सबसे पहले बात करते हैं डॉपलर प्रभाव के बेसिक कॉन्सेप्ट की। आखिर ये शुरू कहाँ से होता है? असल में तरंगे या वेव्स कुछ इस तरह से बिहेव करती हैं। मान लीजिए जब कोई आवाज करने वाला सोर्स आपकी तरफ तेजी से बढ़ता है, तो जो साउंड वेव्स है ना, वो आगे की तरफ सिकुड़ने लगती हैं, यानी एक साथ गुच्छे में आ जाती हैं। इस सिकुड़न या कंप्रेशन की वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और इसी कारण आवाज हमें तीखी सुनाई देती है। वहीं दूसरी तरफ जब वो सोर्स आपसे दूर जाने लगता है, तो यही तरंगे पीछे की तरफ फैलने लगती हैं। फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और आवाज अपने आप भारी लगने लगती है। इस शानदार इफेक्ट का जो ऐतिहासिक पहलू है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। इसकी खोज ऑस्ट्रिया के एक बड़े भौतिक विज्ञानी क्रिश्चियन डॉपलर ने 1842 में की थी। और आपको पता है एग्जाम्स में एक सीधा सवाल क्या आता है कि इसका पहला टेस्ट कैसे हुआ था? तो ध्यान रखिए, इसका पहला प्रैक्टिकल टेस्ट 1845 में एक चलती हुई ट्रेन में बाकायदा संगीतकारों को बिठाकर किया गया था। मतलब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच जो रिलेटिव मोशन होता है, उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी में जो भी आभासी या एपरेंट बदलाव आता है, बस वही डॉपलर इफेक्ट है। कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, लेकिन एग्जाम्स में सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलता, हमें न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूले और अलग-अलग कंडीशंस की तरफ। ये जो मास्टर फॉर्मूला है, इसे आपको पूरी तरह से अपने दिमाग में छाप लेना है। यहाँ एफ प्राइम वो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है जो हमें सुनाई दे रही है। एफ उस सोर्स की अपनी असली फ्रीक्वेंसी है। वी यहाँ पर साउंड की स्पीड है। वी ओ है ऑब्जर्वर यानी सुनने वाले की स्पीड। और वी एस है साउंड सोर्स की स्पीड। फिजिक्स के हर बड़े एग्जाम में इस मास्टर इक्वेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल पक्के तौर पर आते ही आते हैं। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है, ये समझना सबसे क्रूशियल स्टेप है, क्योंकि स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा गलतियां इन्हीं प्लस और माइनस के साइन लगाने में करते हैं। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अगर आवाज का सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रहा है, तो डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले हिस्से में वीएस को माइनस कर दीजिए, ताकि टोटल फ्रीक्वेंसी बढ़ सके। और अगर सुनने वाला खुद दूर जा रहा है, तो न्यूमरेटर यानी ऊपर वीओ को माइनस कर दीजिए। और एक मजेदार बात, अगर दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड 0 है ना, तो डॉपलर इफेक्ट काम ही नहीं करेगा। आभासी और असली फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम रहेंगी। अब यहाँ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न आता है। चलिए इस प्रभाव को एक नए नजरिए से देखते हैं, जो है साउंड बनाम लाइट। साउंड और लाइट के बीच के बेसिक डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, साउंड को ट्रैवल करने के लिए हवा या पानी जैसे किसी मीडियम की जरूरत होती है। हवा में इसकी स्पीड करीब 343 मीटर पर सेकंड होती है और ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लेकिन लाइट वैक्यूम में भी मजे से ट्रैवल कर सकती है। इसकी स्पीड है लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड और ये एक ट्रांसवर्स वेव है। इसीलिए जब हम लाइट के लिए डॉपलर इफेक्ट कैलकुलेट करते हैं ना, तो हमें आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इस्तेमाल करना पड़ता है। और इसी लाइट वाले डॉपलर इफेक्ट ने ब्रह्मांड के एक बहुत बड़े रहस्य को सुलझाया है। खगोल विज्ञानी यानी एस्ट्रोनॉमर्स तारों और गैलेक्सीज की स्पीड नापने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। जब कोई तारा हमारी धरती से दूर जा रहा होता है, तो उसका प्रकाश लाल रंग की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसे कहते हैं रेड शिफ्ट। और जब कोई तारा हमारे पास आ रहा होता है, तो लाइट नीले रंग की तरफ सिकुड़ने लगती है, जिसे ब्लू शिफ्ट कहा जाता है। है ना कमाल की बात? तो ये इफेक्ट सिर्फ किताबों या स्पेस तक सीमित नहीं है। आइए देखते हैं कि हमारी रोजमर्रा की दुनिया में इसके क्या-क्या जबरदस्त इस्तेमाल होते हैं।
डॉपलर प्रभाव के एप्लीकेशंस हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। कभी सोचा है ट्रैफिक पुलिस की स्पीड रडार गन जो ओवर स्पीडिंग गाड़ियों का चालान काटती है वो कैसे काम करती है? वो बिल्कुल इसी वेव रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर चलती है। मौसम विभाग जो भयंकर तूफान या बवंडर की दिशा का सटीक अनुमान लगाता है वो डॉपलर रडार से ही संभव है। और तो और दूर ब्रह्मांड में नए एक्सोप्लैनेट्स की खोज भी इसी सिद्धांत की मदद से की जाती है। सिर्फ स्पेस या सड़कों पर ही नहीं, मेडिकल साइंस में भी इसका एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग इस्तेमाल है। डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी के बारे में सुना है आपने? इसमें डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी में होने वाले बदलावों को पकड़कर इंसान के दिल के अंदर बहने वाले खून की स्पीड और दिशा का एकदम सटीक नक्शा तैयार कर लेते हैं, बिना किसी सर्जरी के। चलिए, अब वक्त आ गया है आपकी नॉलेज को टेस्ट करने का। अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है हमारा सुपर फास्ट रैपिड रिवीजन क्वेश्चन एंड आंसर राउंड। तो पहला सवाल ये रहा, क्रिश्चियन डॉपलर ने पहली बार इस तरंग सिद्धांत का प्रस्ताव किस साल में दिया था? जल्दी से सोचिए, फिजिक्स की हिस्ट्री का ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था और इसका सही जवाब है 1842। एग्जाम्स में ये सीधा फैक्ट कई बार पूछा जा चुका है। दूसरा सवाल, अगर कोई तारा पृथ्वी से बहुत तेजी से दूर जा रहा है तो प्रकाश में किस तरह का शिफ्ट देखने को मिलेगा? थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, जब चीजें दूर जाती हैं तो तरंगे फैलती हैं, और लाइट के केस में फैलने का मतलब है लाल रंग की तरफ जाना। तो सही जवाब है रेड शिफ्ट। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तीसरा ट्रिकी सवाल, अगर आवाज का सोर्स और सुनने वाला दोनों अपनी जगह पर एकदम स्थिर खड़े हों तो क्या डॉपलर इफेक्ट काम करेगा? यहां कंफ्यूज नहीं होना है, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इस इफेक्ट के लिए रिलेटिव मोशन यानी सापेक्ष गति का होना सबसे पहली शर्त है। अगर गति 0 है तो इफेक्ट भी 0 होगा। चौथा सवाल, जो आपके बेसिक्स चेक करेगा, साउंड के लिए जो डॉपलर इफेक्ट है वो अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव का फिनोमेना है या अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स वेव का? एग्जाम की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि साउंड हमेशा एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है, जबकि लाइट ट्रांसवर्स वेव की तरह बिहेव करती है। और आखिरी रैपिड सवाल, जब एक तेज हॉर्न बजाती हुई ट्रेन प्लेटफॉर्म की तरफ तेजी से आ रही होती है तो उस हॉर्न की एपरेंट फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? ये तो हमने सेशन की शुरुआत में ही डिस्कस किया था। क्योंकि दूरी घट रही है और तरंगे सिकुड़ रही हैं, इसलिए फ्रीक्वेंसी निश्चित रूप से बढ़ जाती है और आवाज एकदम तीखी हो जाती है। बेहतरीन। रैपिड राउंड के बाद अब बारी है खुद से कुछ प्रैक्टिस करने की और आखिरी मोटिवेशन की, जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। आपके लिए एक शानदार होमवर्क चैलेंज है। एक ट्रेन 432 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही है और उसका हॉर्न 800 हर्ट्ज का है। हवा में ध्वनि की गति 360 मीटर पर सेकंड है। आपको एफ प्राइम निकालना है। यहाँ एक हिंट देती हूँ, इस एक्सप्लेनर को यहीं पॉज कीजिए। सबसे पहले 432 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए। फिर हमारा मास्टर फॉर्मूला लगाइए और जो भी सही जवाब आए उसे तुरंत कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। जाते जाते बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, फिजिक्स में सफलता सिर्फ किताबों में लिखे फॉर्मूले रटने से नहीं मिलती। असली मजा तो इस पूरे ब्रह्मांड में छुपे पैटर्न्स को देखने और समझने में है। फिजिक्स हमारे आसपास चल रही घटनाओं का एक खूबसूरत लॉजिक है। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी ये लगन और मेहनत आने वाले हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको एक शानदार रिजल्ट दिलाएगी। अगर आपको आज का ये एक्सप्लेनर सेशन और इसकी ट्रिक्स पसंद आई हों तो इस सेशन को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने सभी स्टडी ग्रुप्स में इसे शेयर करना मत भूलना। और हाँ, ऐसे ही हाई क्वालिटी एग्जाम ओरिएंटेड सेशंस के लिए SR Academy 2.0 को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।